कल आपकी थ्योरी क्लास का टाइम फिक्स हो गया? पिछले संडे थ्योरी हुई थी 2 घंटे, 2 आवर्स की थी ना पिछले संडे। इस संडे भी 2 घंटे ही होगी। टाइमिंग नीचे लिखे नोटिस बोर्ड पर। कॉस्ट थ्योरी का टाइम नीचे नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। 12:30 से 2, 2:30, 12:30 से 2:30, ठीक है। कॉस्ट थ्योरी 12:30 से 2:30। चलिए बजट में आगे बढ़ते हैं। बजट में नोट्स निकाल लें। जल्दी से ही। हमने कल 3 क्वेश्चन किए थे छोटे छोटे। फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था और फोर्थ हो गया था ना। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पेज नंबर 144 के क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। पेज नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 13। पेज 144 क्वेश्चन नंबर 13। शुरू करें। कंपनीज बजटेड यूनिट सेल फॉर द ईयर 2008। कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं, बाइक टायर्स, बस टायर्स। ये कंपनी का प्रोडक्ट है टायर्स। वो 2 वैरायटी के हैं, बस के टायर और बाइक के टायर। 60,000 टायर्स बेचेंगे बाइक के और 12,500 बेचेंगे बस के। ये इनका बजटेड सेल है। द बजटेड सेलिंग प्राइस फॉर बस टायर वॉज 15,000 पर टायर। बस के टायर की रेट है 15,000 पर टायर और बाइक के टायर का रेट है 4,500 पर टायर। डेफिनेटली बस का टायर महंगा है और बाइक का सस्ता है, 4,500 रुपये पर टायर। द बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वर एक्सपेक्टेड टू बी 2,500। बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मतलब टायर का ओपनिंग स्टॉक बस के टायर का 2,500 है और बाइक के टायर का 6,000 का स्टॉक है, जिनकी टोटल कॉस्ट 20,25,000, 2,25,500 है। देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। विथ डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री एट 2,000 and 5,000 रिस्पेक्टिवली। 2,000 ऑफ बस टायर एंड 5,000 ऑफ बाइक के टायर। ये इनका कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी टोटल कॉस्ट 1,63,23,900 है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी दी है और वैल्यू दी है। क्वांटिटी दी है अलग अलग, लेकिन उसकी कॉस्ट दी है कंबाइंड। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वांटिटी दी है अलग अलग, लेकिन उसकी कॉस्ट दी है कंबाइंड। ठीक है। देयर वॉज नो एंटिसिपेटेड बिगिनिंग और एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। WIP ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग WIP है। बस और टायर, बस का टायर या बाइक का टायर, किसी में भी ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है। ठीक है। द स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटीज फॉर ईच टाइप ऑफ टायर वर एज फॉलोज। कौन सा मटेरियल कितना कहाँ लगता है? बस के टायर को बनाने में रबर और स्टील बेल्ट लगते हैं। रबर तो क्या लगता ही है, स्टील के बेल्ट भी लगते हैं। बस में
रबर लगता है 35 LB और स्टील लगता है 4.5 LB। बाइक में रबर लगता है 15 LB और स्टील बेल्ट लगता है 2.0 LB। ठीक है, यह है रॉ मटेरियल यूजेस पर टायर। लेकिन क्वांटिटी किस में दी है? LB में। और LB और पाउंड की क्वांटिटी बराबर होती है। 1 LB मतलब 1 पाउंड। ये क्वांटिटी LB में है, 35 LB और 15 LB, 4.5 LB और 2 LB। द परचेज प्राइस ऑफ रबर एंड स्टील, रबर की परचेज प्राइस 150 रुपया है, स्टील की परचेज प्राइस 150 रुपया है पर पाउंड। क्वांटिटी दी है LBs में और प्राइस ये दी है पाउंड में, पर दोनों बात एक ही होती है। कंफ्यूज करने के लिए दिया है तो LB और पाउंड एक ही बात है। तो जो रेट दिया है 150 और 100 रुपीज पर पाउंड, यानी पर LB भी यही रेट होता है। यानी कह सकते हैं कि रबर का रेट क्या है? 150 रुपया पर LB और स्टील का रेट क्या है? 100 रुपीज पर LB। एक ही बात है, LB और पाउंड एक ही है। द डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री फॉर रबर एंड स्टील, देखिए टायर तो इनका फिनिश गुड्स है, ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का था, लेकिन अब इन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग देना शुरू किया है रबर का और स्टील का। तो ये तो रॉ मटेरियल है रबर का, रबर और स्टील। इन्वेंट्री फॉर रबर एंड स्टील 60,000 और 6,000 पाउंड। इसका मतलब 60,000 और 6,000 LB। अच्छा, एस्टिमेटेड बिगिनिंग इन्वेंट्री फॉर रबर एंड स्टील 75,000 और 7,500 पाउंड। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये दिया है स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग इन क्वांटिटी, और ऊपर रेट तो दे रखा है 150 रुपए वाला। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आवर्स, किस टायर को बनाने में कितने कितने आवर्स लगते हैं? बस के टायर को बनाने में मोल्डिंग डिपार्टमेंट में 0.2 आवर लगते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 0.1 आवर लगता है। बाइक के टायर को बनाने में मोल्डिंग डिपार्टमेंट में 0.1 आवर और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 0.05 आवर। नीचे रेट दी है, मोल्डिंग में वेज का रेट है 650 रुपया पर आवर और फिनिशिंग में रेट है 750 रुपया पर आवर। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर 2008, ये फैक्ट्री ओवरहेड दोनों टायर के मिला के हैं 2,76,84,000। ये दोनों टायर के मिला के हैं। रिक्वायर्ड प्रिपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग बजट फॉर कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 2008। आपको 2008 के लिए बजट बनाना है। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, चलिए पहले एक ओरल डिस्कशन हम लेके चलते हैं। सिर्फ पहले किसी एक के टायर को लेके चलते हैं। कौन सा टायर लेके चले? बस का, बस का टायर ले। बस के टायर का कितना सेल एक्सपेक्टेड है? बस के टायर का सेल एक्सपेक्टेड है 12,500, है ना? गलती ना हो कि किसी का किसी और में ऐड करे। 12,500 की बजट सेल है। 12,500 तो हमको चाहिए बेचने को। उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है? उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाहते हैं इस हम बस के टायर का? 2,500। तो 12,500 चाहिए बेचने को, 2,500 चाहिए स्टॉक को, कुल चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि उल्टा मत करना, ये गलती की संभावना बहुत ज्यादा होगी। वो जानबूझकर लैंग्वेज। 12,500 की क्या है? बजटेड सेल। और स्टॉक क्लोजिंग कितना रखना है? बस के टायर का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2,000। तो कुल चाहिए 14,000। 12,500 बेचने को चाहिए, 2,000 स्टॉक को चाहिए, कुल चाहिए 14,000। 14,500 में से कितना ओपनिंग है? 14,500 कुल चाहिए, उसमें से 2,500 है तो बनाना पड़ेगा। तो 12,000 क्या आ गया? प्रोडक्शन बजट। 12,000 क्या आ गया? प्रोडक्शन बजट। ऐसे ही हम बाइक के टायर का भी प्रोडक्शन बजट बना लेंगे। अब प्रोडक्शन बजट के बाद हमारा बनेगा मटेरियल यूजेस बजट। एक टायर में कितना स्टील और कितना
रबर लगता है वो दिया हुआ है, एक टायर को बनाने में कितना रबर लगता है और कितना स्टील लगता है दिया है। तो हमने 12,000 टायर बनाने में कितना रबर लगेगा और कितना स्टील लगेगा निकाल लेंगे। फिर बाइक के टायर बनाने में कितना रबर और कितना स्टील निकालेंगे, कुल कितना रबर कंज्यूम करने वाले वो निकाल लेंगे, उसमें से जितना क्लोजिंग स्टॉक रबर का रखना है वो जोड़ देंगे, जितना ओपनिंग है वो घटा के बचा हुआ खरीदना हो गया, वो आ गया नॉर्मल परचेज बजट। उसके बाद लेबर प्रोडक्शन बजट से निकालेंगे किसमें कितने घंटे लगते हैं, एक टायर में इतने घंटे, तो इतने टायर बनाने में कितने घंटे, उसकी रेट भी दी है, इससे बन जाएगा लेबर बजट। और जो हम कॉस्ट शीट बनाते थे, कॉस्ट शीट, वैसी कॉस्ट शीट बनाकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट से आगे बढ़कर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट बन जाएगा। तो देखिए शुरुआत कहां से होगी, क्या, अच्छा सेल्स बजट भी पूछा है, मतलब पूछने का क्या है इनका, चलो पूछा है तो बनाएंगे। सेल्स बजट, सेल्स बजट, बस ये मैटर ऑफ तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। प्रोडक्ट नंबर, पहला प्रोडक्ट है बाइक टायर, बाइक टायर्स, और इधर है बस टायर्स, दोनों के टायर्स। यह है क्वांटिटी, नंबर्स, बाइक के कितने 60,000 टायर्स बेचना है, इसके 12,500 टायर बेचना है। ये हम बना रहे हैं सेल बजट, जो दिया है बस वो लिखना है। प्राइस पर टायर, बाइक के टायर की प्राइस 4,500 है और बस की प्राइस 15,000 है। टोटल सेल 60,000 इंटू 4,500, इन लैक्स लिख दूं, 27 करोड़, 2700 लैक्स, और इसका 1875 लैक्स, ये आ गया टोटल। 2 3 4,575 लाख, ये आ गया टोटल। ये आपका हो गया सेल्स बजट। बस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट करके हमको निकालना है, वैल्यू निकाल दी, ये है सेल्स बजट। अब हमसे पूछा गया है प्रोडक्शन बजट, और प्रोडक्शन बजट हमेशा क्वांटिटी बनता है। सेकंड बजट प्रोडक्शन बजट, सेकंड बजट प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट यहां पर किसको पहले ले, बाइक, बाइक को हमने पहले लिया, और बस को, बाइक टायर्स, बस टायर, यहां पर, और लिखेंगे इन यूनिट्स। सेल करनी है बाइक वाले टायर की 60,000 टायर्स, और बस वाले टायर की 12,500 टायर बेचने को चाहिए। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग, कितना हमें क्लोजिंग स्टॉक रखने को चाहिए। बाइक का ध्यान से बाइक का ध्यान से पढ़ के, बिगिनिंग की वजह हमें क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 5,000, 2,000 किसकी है, 2,000 बस की, और बाइक का, तो बाइक का 5,000 चाहिए और बस का 2,000 चाहिए। ये ओपनिंग हो गया, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग। अच्छा, लेस करेंगे, ओपनिंग लेस कर देंगे, जो बना हुआ है वो घटाकर बचे हुए बना लेंगे। ओपनिंग हमें बस के दे रखे हैं 2,500, बस के 2,500 दिए हैं, और 6,000 बाइक के दिए हैं। ये आ गया प्रोडक्शन।
59,000 टायर तो बनाने हैं बाइक के और 12,000 टायर बनाने हैं बस के। ये आ गया प्रोडक्शन बजट। इसके बाद थर्ड, डायरेक्ट मटेरियल बजट। पर यह नहीं लिखा कि यूजेस या परचेज, यूजेस या परचेज दोनों। यूजेस पहले बनेगा और उसके नीचे, क्योंकि सिर्फ यूजेस निकालना होता तो नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्री देने की जरूरत ही नहीं थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री आप रॉ मटेरियल कब देते हैं? जब परचेज बजट बनाना हो। तो चाहते हो वो क्या बनाया जाए? परचेज बजट। इसलिए हम यूजेस पहले और परचेज बाद में दोनों कवर कर लेंगे। अच्छा, अब ये बजट प्रोडक्ट वाइज बनेगा या रॉ मटेरियल वाइज? रॉ मटेरियल वाइज। तो यहां लिखेंगे रबर, रबर है और स्टील बेल्ट। यह है रबर और स्टील बेल्ट, कच्चा माल है। पहले इसमें ए आएगा यूजेस, यूजेस फॉर प्रोडक्शन। इसमें हम पहले यूज करेंगे एक तो हमारा टायर है। सबसे पहले किसको लूं? बस को ले या बाइक को? हमने हमेशा बाइक को पहले लिया है। बाइक टायर्स 59,000 यूनिट इसकी बनानी है और जो बनानी होती है उसी के लिए लगता है कच्चा माल। एक बाइक के टायर में कितना रबर लगता है? एक बाइक में 15 एलबी। अच्छा, सब कुछ एलबी में है ना, तो यहां लिखना पड़ेगा। अभी तो इन एलबी, चलो लिखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं। चलो लिख देते हैं कितना एलबी। एक यूनिट के लिए, बाइक में एक यूनिट के लिए 15 एलबी, तो 59,000 बाइक के लिए 1 लाख 8 लाख 885,000 एलबी। बाइक के लिए 885,000 एलबी तो लगा रबर। अच्छा, इसमें स्टील कितना लगता है बाइक में? एक यूनिट में 2 एलबी, तो 59,000 यूनिट में 1,18,000 एलबी। ठीक है, ये तो कच्चा माल लगा रबर और स्टील बाइक में। अभी हमें बनाना है बस टायर। बस के टायर्स, बस के टायर हम बनाने वाले हैं कितने? 12,000 यूनिट। 12,000 यूनिट बनाने वाले हैं बस के टायर की। एक बस के टायर में 35 एलबी कच्चा माल रबर लगता है, तो 12,000 यूनिट को बनाने में 4,20,000 एलबी कच्चा माल लगेगा। और बस को बनाने में स्टील, एक बस के टायर में 4.5 एलबी, तो 12,000 यूनिट के लिए 54,000 एलबी। ये तो आगे रॉबल कंज्यूम। ये लिखूंगा टोटल यूजेस। टोटल यूजेस 13,05,000 एलबी। क्या? 1,72,000 एलबी। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आगे यूजेस, ये हमारा बन गया यूजेस बजट। अब इसमें परचेज बजट आगे बढ़ने के लिए ऐड क्लोजिंग, लेस ओपनिंग, ऐड क्लोजिंग स्टॉक। हमें स्टॉक बस का और टायर का, बाइक का नहीं बल्कि रबर और स्टील का चाहिए। रबर का क्लोजिंग स्टॉक रबर का क्लोजिंग स्टॉक 60,000 और स्टील का लेस ओपनिंग 75,000 रबर ओपनिंग में रखा हुआ है और 7,500 क्या स्टील ओपनिंग में रखा है। ये जो ओपनिंग में रखा है उसको घटाकर बाकी खरीद लो। ये आ गया टोटल परचेजेस। 12,90,000 एलबी। और इसका 1,00,000
70,500 LB हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। यह है परचेज बजट, टोटल परचेज इन LB। यह है इन LB। इसको मल्टीप्लाई करें रेट से, एट द रेट ऑफ, रेट कितना 150 पर पाउंड लिखा है, पर मतलब पर LB ही होता है, और इसका 100 रुपया पर LB। टोटल परचेजेस इन रुपीज 1935 lakhs, 170.50 lakhs। हाँ वही 170.50 lakhs। ये आ गया परचेजेस इन वैल्यू। ये हो गया हमारा बजट परचेस का। अब इसके बाद फोर्थ, डायरेक्ट लेबर बजट। ये चलेगा डिपार्टमेंट वाइज, लेबर है डिपार्टमेंट वाइज। तो एक है पहला डिपार्टमेंट मोल्डिंग डिपार्टमेंट, मोल्डिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। ये हमको लेबर लगेंगे फॉर बाइक टायर। बाइक के टायर्स हमको बनाने हैं कितने, 59,000 टायर्स। और बाइक के बाद फॉर बस टायर्स, ये हमें बनाना है 12,000 टायर। जो हमें प्रोडक्शन करना है उसमें कितने कितने लेबर आवर लगने वाले वो निकालना है। 59,000 टायर्स हमें बनाना है। एक टायर में, बाइक के एक टायर में मोल्डिंग डिपार्टमेंट में 0.10 आवर लगता है। एक टायर में 0.10 आवर, तो 59,000 टायर्स में 5,900 टायर्स, 5,900 घंटे, 5,900 आवर्स। इसी बाइक को बनाने में फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 0.05 आवर लगते हैं। एक टायर में 0.05 आवर लगते हैं, तो 59,000 टायर बनाने में 2950 आवर्स लगेंगे। बस के टायर, एक टायर को बनाने में मोल्डिंग में 0.2 आवर, तो 2400 घंटे, 2400 आवर्स, और 1200 टायर आवर्स। टोटल आवर्स 300 आवर्स, 4150 आवर्स। क्या इनकी लेबर रेट दी है? अब मल्टीप्लाई बाय रेट, 8,300 घंटे लगेंगे मोल्डिंग डिपार्टमेंट में। और मोल्डिंग डिपार्टमेंट की वेज रेट क्या है? 650 पर आवर। 8,300 घंटे, 650 रुपया पर आवर से। $5 लाख, 53 लाख, या 539 पॉइंट, हाँ नहीं हम लैक्स में चल रहे हैं ना, 53.95 लैक्स। इसका रेट क्या है? 750 पर आवर, पर लेबर आवर, 31.125 लैक्स। यह है वेजेस बजट इन आवर्स, इन कॉस्ट, इन अमाउंट। इसके बाद
फैक्ट्री ओवरहेड बजट, ये तो जो लिखा है ना वो कवई लिख दो। लिखवाऊं क्या? जो लिखा है 4 ओवरहेड दिए ना वही कवई रिप्रोड्यूस कर दो, यही तो है फैक्ट्री ओवरहेड, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो लिख दूं, छोड़ देता हूं? हाँ, अब क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। अब हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट पूछा उन्होंने। इट इज लाइक कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल परचेज किया वो हमारी कॉस्ट नहीं होती, जो मटेरियल कंज्यूम किया वो हमारी कॉस्ट होती है। तो कंज्यूम, एक तो हमने रबर किया और सारा डेटा इन चलेगा इन लैक्स, बार बार लिखेंगे नहीं, इन लैक्स। रॉमल कंज्यूम, आप देखकर बताइए कितना हमने रबर कंज्यूम किया है। अच्छा, क्या उसकी वैल्यू देखे हमने निकाली? वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं निकाली ना अपने। वैल्यू निकाले थे ना, कितना रबर क्वांटिटी में कंज्यूम किया है। कंज्यूम 13 लाख 5,00,000 LB एट द रेट ऑफ 13 लाख 5,000 LB ना, 13 लाख 5,000 LB हमने रॉमल का कंज्यूम किया है रबर। क्या रेट वाला? 150 पर LB। कितना कॉस्ट आ गई इस रबर के कंजम्पशन की? 13 लाख 5,000 LB कंज्यूम है एट द रेट ऑफ 150 पर LB। 1957.50 लैक्स, ये है रबर कंज्यूम, परचेज नहीं कंज्यूम। स्टील बेल्ट, स्टील बेल्ट कितना कंज्यूम? इसका यूजेस देखिए ना पीछे पलटकर, 1,72,000 LB। क्या रेट वाला? 100 रुपए वाला। ओनली 172 लैक्स, 172.00 लैक्स, ये है रॉमल कंज्यूम। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस ऐड करनी है। क्या वेजेस हमने अमाउंट में निकाल रखी है? मोल्डिंग डिपार्टमेंट की वेजेस 53.95 लाख, ये वेजेस है मोल्डिंग डिपार्टमेंट की। फिनिशिंग डिपार्टमेंट की वेजेस भी जोड़ देंगे। फिनिशिंग डिपार्टमेंट 31.125 की वजह से फिनिशिंग की। ये हमारी क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 2214.57 लैक्स, ये है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, ऐसे कैसे लिख दो? 276.84, 276.840 लैक्स, क्योंकि 2,76,40,000 के हमको फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है। इसको एज इट इज जोड़ दो, 276.84, ये आ गए फैक्ट्री ओवरहेड। ये क्या आ गई? क्योंकि ऑफिस ओवरहेड नहीं दिए, ऑफिस ओवरहेड नहीं दिए, तो ये क्या आ गई? ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही कही जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना? 2491 पॉइंट, यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ऑफिस ओवरहेड दिए हुए नहीं, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। इतना हमने प्रोडक्शन किया है। इसमें 59,000 तो बने हैं बाइक के टायर और 12,000 बने हैं
बस के टायर। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना फिनिश गुड्स का स्टॉक वैल्यू में दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक 2,25,500, तो कितना आएगा? 2002.200.25 200.255 ये आ गया ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। इतना ओपनिंग था, लेस कर देंगे क्लोजिंग, जो बिकनेस रह गया लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 163.3239। ये क्या आ गया? ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस यही पूछा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25.47, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम है? 2528 नहीं आ रहा है। ये ओपनिंग जुड़ेगा, क्लोजिंग घटेगा, सही है ना? चलिए, ये क्वेश्चन था नंबर 13, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का रेट दिया हुआ नहीं है तो कैसे निकालोगे ना? उसके अलावा कोई तरीका तो है नहीं ना, जरूरत ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं वहां पर कहा है तो। चलिए पेज नंबर 136 पर क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का है। The direct labor requirement of 3 of the product manufactured in a factory each involve more than one labor operation। तीन प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट को 3 लेबर ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ता है। यानी जैसे 3 प्रोसेस होती है, 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे 3 लेबर ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ता है हर प्रोडक्ट को। यानी किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में ऑपरेशन 1, 2, 3 दिए हुए हैं नीचे। प्रोडक्ट नंबर 1 है और ऑपरेशन नंबर भी 1 है। ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मतलब ये जानबूझकर दिया है उन्होंने, चाहते तो वो इजी कर सकते थे। प्रोडक्ट का नाम भी क्या रख दिया? 1, 2, 3 और ऑपरेशन भी तो लिखा है डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इन मिनट लिखा है, और नीचे लिखा है प्रोडक्ट 1, 2, 3 और ऑपरेशन भी 1, 2, 3। प्रोडक्ट 1 को बनाने में ऑपरेशन 1 में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन ऑपरेशन 2 की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑपरेशन 3 के 9 घंटे लगते हैं। ऐसा आपको तीनों का दिया हुआ है। प्रोडक्ट 2 को बनाने में 42 मिनट, 12 मिनट और 6 मिनट लगते हैं आपको, और प्रोडक्ट 3 को बनाने में 30 और 24 मिनट लगते हैं ऑपरेशन 1, 2 के। द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर डे। फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर डे। फैक्ट्री दिन में 8 घंटे काम करती है और वीक में 6 दिन काम होता है। बजट क्वार्टर इज टेकन एज 13 वीक। एक क्वार्टर का हमें बजट बनाना है 3 महीने का, और उस 3 महीनों में 13 वीक लेके चलना है। एंड ड्यूरिंग ए क्वार्टर लॉस्ट आवर्स ड्यू टू लीव एंड हॉलीडे एंड अदर कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 124 आवर्स। पूरे एक वीक में कि पूरे क्वार्टर में? पूरे एक क्वार्टर में 124 घंटे आवर्स का लॉस होता है, क्योंकि वर्कर या तो हॉलीडे पर है, छुट्टी पर है, या वैसी लीव है, या किसी और कारण से 124 घंटे पर
पर क्वार्टर लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। द बजटेड अर्ली रेट फॉर वर्कर मीनिंग द ऑपरेशन 1 2 3 आर। वर्कर जो ऑपरेशन मैनेज कर रहे हैं, जो ऑपरेशन में लगे हुए हैं, ऑपरेशन 1 के वर्कर को 2 रुपया पर आवर मिलता है, ऑपरेशन 2 के वर्कर को 2.5 मिलता है, और ऑपरेशन 3 के वर्कर को 3 रुपया पर आवर मिलता है। द बजटेड सेल ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर आर, ये दी है बजटेड सेल ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर, 9,000 यूनिट, 15,000 यूनिट और 12,000 यूनिट दिया हुआ है 1 2 3 और ऑपरेशन का, नहीं प्रोडक्ट 3, ये बजटेड सेल है तीनों प्रोडक्ट की। देयर इज ए कैरी ओवर ऑफ 5,000 यूनिट ऑफ 2 and 4,000 ऑफ प्रोडक्ट 3। कैरी ओवर मतलब ओपनिंग, एंड इट इज प्रपोज टू बिल्ड अप ए स्टॉक एट द एंड ऑफ बजट। ऑपरेशन 1 का 1000 और 3 का 2000 स्टॉक रखना है क्लोजिंग में। कितना किसका ओपनिंग है वो भी दिया है, और किसका कितना क्लोजिंग रखना है वो भी दिया है। तीनों प्रोडक्ट की सेल भी दी है, क्लोजिंग कितना रखना है वो भी दिया है, ओपनिंग कितना है वो भी दिया है। तो इससे क्या निकल जाएगा, प्रोडक्शन। प्रिपेयर ए मेन पावर बजट फॉर द क्वार्टर शोइंग फॉर ईच ऑपरेशन डायरेक्ट लेबर आर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दो बार लिखा गया है, एक ही बार है वो, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने आर लगेंगे वो निकालो, कितने वर्कर लगेंगे वो निकालो, और उनकी क्या कॉस्ट रहेगी वो निकालो, और ये आपको निकालना है फॉर ईच ऑपरेशन। इसको मैं करवा रहा हूं किसी एक कारण से, क्योंकि ये स्टडी मॉडल का है। तो हम शुरू करते हैं। पहले क्या बना ले, वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 जो पूछा नहीं है, प्रोडक्शन बजट। इन यूनिट्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं बोलता हूं आपको, आप करिए इसको अच्छे से। प्रोडक्शन बजट इन यूनिट, प्रोडक्ट है 1 2 and 3। यहां सेल है 9,000, अच्छा मैं लिख देता हूं इन यूनिट, हाँ लिख दिया 9,000, 15,000, और हमने ऊपर यूनिट लिख दिया तो बार बार यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं। एड क्लोजिंग, एड क्लोजिंग स्टॉक 1,000, और क्लोजिंग स्टॉक 1,000 है 1 का, 2 का कुछ नहीं, 3 का 2,000। लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमको दे रखा है 2 का और 3 का, ओपनिंग ए का कुछ नहीं दिया है, 1 का, 2 का दिया है 5,000 और 3 का 4,000। ये हम निकालेंगे प्रोडक्शन, तीनों में 10, क्या गया प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट और 10,000 यूनिट, यह है प्रोडक्शन। इस वर्किंग के बाद हमारे बजट फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेंगे। सबसे पहला बजट क्या पूछा है, किसमें कितने लेबर लगेंगे ये निकालना है, ऑपरेशन वाइज, प्रोडक्ट वाइज या ऑपरेशन वाइज, ऑपरेशन वाइज। तो यहां हम लिखेंगे अब आंसर फन पूछा है डायरेक्ट लेबर आर, डायरेक्ट लेबर और, हाँ यहां लिखेंगे ऑपरेशन 1 2 and 3। टोटल कर लेंगे तो पता पड़ेगा कुल कितने घंटे चाहिए। ऑपरेशन 1 के आवर्स चाहिए किस किस के लिए, प्रोडक्ट 1 के लिए, प्रोडक्ट 2 के लिए, प्रोडक्ट 3 के लिए। इसका प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट, इसका भी 10,000 यूनिट, इसका भी 10,000 यूनिट।
किसमें कितने घंटे लगेंगे वो निकालना है। अब पहले प्रोडक्ट वन। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ऑपरेशन वन को पकड़ते हैं। ऑपरेशन वन को पकड़ा तो ऑपरेशन वन लिया और यहां हम टोटल कर देंगे तो ये पता पड़ेगा कुल कितने घंटे ऑपरेशन वन में, कुल ऑपरेशन टू में कितने घंटे, और फिर ऑपरेशन तीन में कितने घंटे। ऑपरेशन वन, अच्छा ऑपरेशन वन को बेस बनाया तो बताइए प्रोडक्ट वन को, मतलब मैंने कहा ना कंफ्यूज क्या कर रहे हैं वो, ऑपरेशन भी वन और प्रोडक्ट भी वन, पर वो मैनेज करना पड़ेगा। इसकी 10,000 बनाने के लिए इसमें कितना टाइम लगता है? हाँ मिनट की बात करें, चलो मिनट्स को और में कन्वर्ट करने के, प्रोडक्ट वन को बनाने में ऑपरेशन वन में 18 मिनट लगते हैं। एक यूनिट में 18 मिनट तो 10,000 यूनिट में 1,80,000 मिनट डिवाइड बाय 60, तो सीधे और लिख दो ना, यहां लिख दो 3,000 आवर्स। 3,000 आवर्स। इसी ऑपरेशन वन की बात करें, ऑपरेशन वन में टू को बनाने में कितने घंटे? 42 मिनट। एक यूनिट में 42 तो 10,000 में 4 लाख। हम सिर्फ ऑपरेशन वन लेके चल रहे हैं, ऑपरेशन वन पहले पकड़ लो, उसमें प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, तो कितने घंटे? 4,20,000 मिनट डिवाइड बाय 60, 7,000 घंटे लगेंगे प्रोडक्ट टू को बनाने में। अभी भी हमारा ऑपरेशन वन ही चल रहा है। तीसरा 5,000, अच्छा 10,000 तो यूनिट बनानी है, और एक यूनिट में प्रोडक्ट थर्ड में ऑपरेशन वन के 30 मिनट लगते हैं एक यूनिट में, तो 3 लाख मिनट लगेंगे डिवाइड बाय 60, 5 है। कुल घंटे कितने हुए? 15,000 घंटे लगेंगे ऑपरेशन वन के। कहीं ऐसा ना हो कि इजी चक्कर में आप लोग उसको गलत कर डालें कि ऑपरेशन पढ़ने में गलती हो जाए, जरा सी भी आपने थोड़ी सी केयरलेसनेस दिखाई गलत हो जाएगा। और मैंने वही कहा कि इजी क्वेश्चन में मिस्टेक हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा इधर ऑपरेशन टू में प्रोडक्ट वन में कोई टाइम नहीं लगता, फिर ऑपरेशन टू में प्रोडक्ट टू में 12 मिनट मतलब 10,000, 1,20,000 मिनट, 2,000 घंटे। ऑपरेशन टू में ही प्रोडक्ट थ्री में 24 मिनट 4,000, कुल 6,000 घंटे। ये आसान, पर आपसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। अब फिर हम ऑपरेशन तीन में आते हैं। ऑपरेशन तीन में प्रोडक्ट वन को बनाने में 9 मिनट मतलब 90,000 मिनट, 90,000 डिवाइड बाय 60, 1,500 मिनट, 1,500 घंटे। फिर ऑपरेशन कौन सा चल रहा है? थर्ड। प्रोडक्ट कौन सा चल रहा है? सेकेंड। 10,000 इंटू 6, 60,000, 60,000 डिवाइड बाय 60, 1,000, यहां कुछ नहीं, 2,500 घंटे। ये आ गए नंबर ऑफ आवर्स ऑपरेशन वाइज। प्रोडक्ट वाइज तो आ ही गए, ऑपरेशन वाइज भी आ गए। पूछा है ऑपरेशन वाइज, निकाल लिया। अब क्या पूछा है? डायरेक्ट लेबर, बस इसी को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड, आंसर सेकंड। फॉर ईच ऑपरेशन क्या सेलेक्ट करना? ऑपरेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेबर आवर्स कितने आवर्स थे ऑपरेशन वन के? 10,000 आवर्स। इसके 6,000 घंटे। इसके 15, 6 और 2.5 ना। ऑपरेशन वन के कुल घंटे हैं 15,000, इसके घंटे हैं 6,000, इसके 2,000। रेट पर लेबर आवर, ऑपरेशन वन की रेट क्या है? 2 की रेट 2.5, इसकी रेट, ये आ गई लेबर कॉस्ट 30,000, 6,000 इंटू 2.5, 15,000, 7,500, टोटल 52,500 की लेबर कॉस्ट हो गई।
ये हो गया लेबर कॉस्ट बजट। अब थर्ड में क्या पूछा है, लेकिन अब बस मैंने इसमें अब क्या निकालना है अपने को? ये सॉल्यूशन में करवा रहा हूं एज पर स्टडी मॉड्यूल, और हमारा सॉल्यूशन जो अभी तक है वो एज पर स्टडी मॉड्यूल ही है। देखिए अब थर्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स, हमें किस ऑपरेशन में कितने वर्कर अपॉइंट करने पड़ेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जितने घंटे काम करवाना है उतने घंटे काम करवाने के लिए हमें वर्कर्स कितने चाहिए, तो क्या देखना पड़ेगा कि एक वर्कर हमारे लिए कितने घंटे का होता है, एक वर्कर कितने घंटे काम करेगा, फिर देखेंगे हमारे टोटल वर्कर कितने। तो क्या निकालना पड़ेगा? पहले वर्किंग आवर्स पर वर्कर, इससे पता पड़ेगा कि हमें कुल कितने वर्कर चाहिए इतने घंटे काम कराने के लिए। जैसे ऑपरेशन 1 में हमको चाहिए 15,000 घंटे, एक वर्कर एक वीक में एक क्वार्टर में 13 वीक काम करता है, 13 वीक, और हर वीक में 6 दिन, और हर दिन तो 13 वीक, हर दिन, हर वीक में 6 दिन, और हर दिन में 8 घंटे, 624 घंटे हमारे पास हैं। उसमें से 124 घंटे तो वर्कर काम नहीं करेगा, लीव पे रहेगा, हॉलीडे पे रहेगा, या तो छुट्टी होगी, या तो इनकी तरफ से छुट्टी है, या वो छुट्टी पे है। कुल मिलाकर 124 घंटे वो काम नहीं करेगा। तो 624 में से 124 घंटे काम नहीं होगा, तो एक वर्कर हमारे लिए 500 घंटे का हुआ। तो अब हमें एक वर्कर अपॉइंट करना मतलब 500 घंटे का अरेंजमेंट हो गया। तो 15,000 घंटे काम करवाना मतलब 30 वर्कर से काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्कर निकल जाएंगे इस तरह से। इसमें ये हमारा सॉल्यूशन एज पर स्टडी मॉड्यूल है। अब देखिए ऑपरेशन यहां पे निकालेंगे, टोटल लेबर आवर्स 13 वीक इंटू 6 डेज इंटू 8 आवर्स इक्वल टू 624 आवर्स पर क्वार्टर। लेस लीव ऑब्लिक हॉलीडेज, 124 आवर का लॉस है, बचे प्रोडक्टिव 500 आवर्स पर क्वार्टर। एक वर्कर यदि हमने अपॉइंट किया तो हमारे लिए वो 500 घंटे काम करेगा। 624 घंटे के लिए अवेलेबल जरूर है पर काम कर पाएगा 500 घंटे। तो अब ऑपरेशन 1, 2 और 3, टोटल प्रोडक्टिव लेबर आवर रिक्वायर्ड, ऑपरेशन 1 में हमें 15,000 घंटे काम करवाना है, और यहां है वर्किंग और पर वर्कर। एक वर्कर 500 घंटे काम करेगा, डिवाइड किया तो कितने वर्कर आ गए? नंबर ऑफ वर्कर कितने? 30। ऑपरेशन 2 में घंटे 6000 है। एक वर्कर 500 घंटे काम करेगा तो 12 वर्कर। ऑपरेशन 3 में 2500 घंटे चाहिए, एक वर्कर 500 घंटे काम करेगा तो 5 वर्कर से काम हो जाएगा। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ वर्कर। हाँ, अब इसमें मैंने आपको बार बार कहा कि मैंने सॉल्यूशन एज पर स्टडी मॉड्यूल करवाया। इसमें जैसे इनका कुछ डाउट है, पर मुझे लगता है कि इसमें एक डाउट के अलावा और कोई डाउट हो नहीं सकता। और मैं सॉल्यूशन, मैंने आपको शायद कहा था बार बार कि मैं ये सॉल्यूशन इस पर मॉड्यूल करवा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, और ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, और इसमें हमारा एक एजम्पशन रहेगा।
वर्कर 624 घंटे के लिए हमारे यहाँ एक वीक में होता है, एक क्वार्टर में 624 घंटे के लिए टोटल होता है। उसमें से 124 घंटे वो लीव और हॉलीडे और अदर कॉस्ट की वजह से काम नहीं कर पाता, 500 घंटे ही काम करता है। तो बताओ उसको वेजेस आप और वेजेस क्या है, ₹2 पर आवर, ₹2 पर आवर। अब ये ₹2 प्रति घंटा वेजेस देनी है, मुझे ये बताइए वो 624 घंटों की दोगे या 500 घंटों की दोगे? ये आपको और मेरे को मिलकर तय करना है। अब यहां पर दोनों चीजें होती है, दोनों चीजें हैं। यदि 624 आप बोले तो हमारा सॉल्यूशन गलत, और यदि आप कहो कि 500 घंटों की देनी पड़ेगी तो हमारा सॉल्यूशन सही। मेरी बात सुनिएगा। अब देखिए आप, हमारे वर्कर कितने हैं? 30 है ना। ऑपरेशन 1 की बात करूं, ऑपरेशन 30 वर्कर। हर वर्कर के घंटे कितने होते थे वैसे? 624। तो करो जरा, 30 वर्कर सबके 624, 18,000। पर हमने जो वेजेस ली है वो तो 15,000 घंटों के लिए। देखिए आप, हमने जो वेजेस ली है ना वो 15,000 प्रोडक्टिव आवर्स के लिए। एक वर्कर के 500 तो 30 वर्कर के 15,000। हमने वेजेस ली है 15,000 घंटों की। मतलब हमने क्या माना है कि वेजेस प्रोडक्टिव आवर्स की दी जाती है। इसको मैं कुछ हद तक सही और कुछ हद तक गलत। जैसे कि सही कब? यदि वर्कर 124 घंटे खुद लीव पे रहा, हमारा पेमेंट का सिस्टम क्या है कि हम 1 घंटे का ₹2 देते हैं। ये हमारा रेट है। मतलब यहां पर मिनिमम वेजेस का कोई क्लॉज नहीं है। 1 घंटे का ₹2 देते हैं। अब मान लो वर्कर आए ही नहीं तो उसको वेजेस नहीं देंगे। एक ये होता है, और एक ये होता है कि संडे की वजह से छुट्टी है तो संडे की वजह से आवर्स का लॉस हुआ है तो उसको, ये डिपेंड करेगा टर्म्स एंड कंडीशन पर। इसमें क्वेश्चन में तो क्लियरिटी नहीं है कि ये वेजेस कैसे देनी है। मतलब हम मॉड्यूल में देखें तो मॉड्यूल में उन्होंने क्या मान के यदि क्वेश्चन किया होगा, उन्होंने 15,000 घंटों की वेजेस दी। इसका मतलब ये पॉइंट यदि रेज नहीं करते तो शायद आप में से 50, 60, 70, 80% को ये पॉइंट पता भी नहीं पड़ता। फ्लो में आप चल रहे हैं कि हाँ वेजेस है ₹2 पर आवर, 1 घंटे की ₹2, तो 15,000 घंटों की 30,000। लेकिन एक्चुअल में देखिए आप, 30 वर्कर आए हैं 624 घंटे, 30 इंटू 624, आपने वेजेस दी है 500 घंटों की। पर वो लीव वगैरह मिलाकर उसके 500 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन अदरवाइज उसके घंटे होते हैं टोटल 624। तो यदि आप ये मानते हैं कि लीव पीरियड की वेजेस भी दी जाएगी, हॉलीडे की वेजेस भी दी जाएगी, तो फिर वेजेस लेनी पड़ेगी 624 घंटों की। 624 इंटू 30 वर्कर, 18,750 घंटों की ₹2 से वेजेस 37,400 समथिंग होगी। जबकि हमने 15,000 घंटों की ₹2 से 30,000 ली है। मतलब हमारा एजम्पशन क्या है? वेजेस इज पेबल ओनली फॉर प्रोडक्टिव आवर्स एंड नो वेजेस इज पेबल फॉर लीव पीरियड, हॉलीडे पीरियड। ये नोट लगाएं तो हमारा सॉल्यूशन सही है। पर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डाउट तो है, पर मेरा मानना है कि हम स्टडी को फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि शायद किसी बात पर आप ये ध्यान न देते तो शायद आप भी आंसर ऐसे निकालते। तुम्हारा डाउट क्या था? इसके अलावा भी कोई डाउट है? मुझे तो ये डाउट लग रहा था कि डाउट होना चाहिए। और कोई डाउट हो तो बोलो। कुछ और था? यही था? तो बताए क्या करें इस केस में? हमने जो वेजेस ली है वो तो हमने प्रोडक्टिव आवर्स के लिए है हमारे सॉल्यूशन में। तो नोट लगा दें, नोट लगा दें। वो नोट यहां लगेगा, इस यहां के लिए, यहां पर। नोट 1, नोट 1, it is assumed that wages per hour is payable on
प्रोडक्टिव आर्ट्स ओनली, means no wages is payable for leave and holidays. लीव एंड हॉलीडेज के लिए कोई वेजेस नहीं दी जाएगी, तब ये सॉल्यूशन परफेक्ट है, अदरवाइज गलत है। एग्जाम में यही कई क्वेश्चन आए तो आप ऐसा कर सकते हो, और आपको लगे कि ऐसा कैसे है तो फिर आप दो सॉल्यूशन देके आओ कि प्रोडक्टिव अर्थ की वजह से हो तो ये लगेगी, और टोटल अर्थ की वजह से तो फिर वो आपको ज़्यादा वेजेस बढ़ानी पड़ेगी, नया आंसर देना पड़ेगा। पर ये सेफर साइड है कि हम ये नोट लगा दें। आगे समझ में आपको? क्योंकि स्टडी मॉडल का क्वेश्चन है, मुझे स्टडी मॉडल के हिसाब से करवाना पड़ा, क्योंकि जब कॉपी चेकिंग पे जाती है तो सॉल्यूशन स्टडी मॉडल का ही छपेगा, और चेकर स्टडी मॉडल से ही चेक करके नंबर देगा। आपने कुछ और सॉल्यूशन कर दिया तो संभावना है कि आपके सॉल्यूशन को वो गलत कर डाले, तो बेटर है ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन में बता दूंगा। और ये कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा होता है, ऐसा नहीं, टोटल मिला के स्टडी मॉडल के देखें तो 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो, और भी क्वेश्चन आएंगे अभी तो, जिसके अंदर तकलीफें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो 8:15 बजाए, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन और निपटा लेते हैं। क्वेश्चन 3 पे आ जाए, पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 3। ये मई 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन ये आईपीसीसी में भी शायद कवर हुआ हो। मई 2006 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, पर इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। A firm is engaged in manufacturing of 2 product A and B. एक फर्म है, वो 2 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, A और B। प्रोडक्ट A uses 1 unit of component P and 2 unit of component Q. A को बनाने में P भी लगता है और Q भी लगता है। P लगता है सिर्फ 1 यूनिट और Q लगता है 2 यूनिट। B को बनाने में P लगता है 1 यूनिट, अच्छा 2 यूनिट, और Q की 1 यूनिट, और 2 यूनिट ऑफ कंपोनेंट R, यहां क्या क्या लगता है 3, P Q और R। फिर से A प्रोडक्ट में P और Q लगते हैं सिर्फ, लेकिन B में क्या 2 यूनिट P की, 1 यूनिट Q की और 2 यूनिट R की लगती है। R को बनाने में कंपोनेंट R विच इज असेंबल्ड इन द फैक्ट्री, R खुद फैक्ट्री में ही बनता है। R को बनाने में क्या लगता है 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट Q। कंपोनेंट P एंड Q आर परचेज फ्रॉम मार्केट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको एक तो बनाना क्या क्या है, प्रोडक्ट A बनाना है, B बनाना है और R भी बनाना है। A, B और 2 तो आपके प्रोडक्ट हैं और R आपका कंपोनेंट है। इसके लिए P इसके लिए भी लगता है, इसके लिए भी लगता है। क्या R के लिए भी P लगता है? नहीं लगता है। Q A के लिए भी लगता है, B के लिए भी और R के लिए, और R खुद भी क्या बन जाएगा अब, R बनने के बाद क्या हो जाएगा एक कंपोनेंट बराबर। अब A को बनाने में क्या क्या लगता है, ये R लगता है क्या, लेकिन B को बनाने में R लगता है, तो B को बनाने में P Q R तीनों लगते हैं। तो जितना R आपको यहां चाहिए, किसके लिए, B को बनाने के लिए R चाहिए, तो जितना R चाहिए उस R को बनाने के लिए Q चाहिएगा आपको। क्या आप कंफ्यूज हो गए? सब कुछ क्लियर है। और वैसे क्वेश्चन ने इस कॉम्प्लिकेशन को आगे बिल्कुल खत्म ही कर दिया। ये सब कुछ हमें ज्यादा सोचने की जरूरत रखी नहीं है, फिर भी देखते हैं। आपको A और B की बजटेड सेल दी है,
और क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे दी है। इससे ए और बी का प्रोडक्शन निकल जाएगा, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट एंड असेंबलिंग ऑफ आर विल बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। ये जो सेल है और आर का जो प्रोडक्शन है, इसको हम पर मंथ मतलब 12 से डिवाइड करके पर मंथ पे ला सकते हैं। मतलब इसको इवनली स्प्रेड करने का मतलब, इवनली स्प्रेड करना मतलब ये प्रोडक्शन या सेल हर महीने एक जैसी होती है। क्या लिखा था? प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट एंड असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट आर विल बी स्प्रेड। फिर फर्म एट प्रेजेंट ऑर्डर इट्स इन्वेंट्री ऑफ पी एंड क्यू इन क्वांटिटीज इक्विवेलेंट टू 3 मंथ कंजम्पशन। अभी ये फर्म पी और क्यू को खरीदती है साल में 4 बार, साल में 4 बार ऑर्डर देती है। एक बार में क्या करती है, अगले 3 महीने में जो लगने वाला है वो एक बार खरीद लिया, फिर अगले 3 महीने का एक बार, ऐसे 3-3 महीने की रिक्वायरमेंट वो 4 बार करके खरीदती। मतलब साल में कितने ऑर्डर? 4 ऑर्डर। ये इनका साइज ऑर्डर है। द फर्म हैज बीन एडवाइज्ड saving in provisioning of component can be arises by changing over to the ordering system based on EOQ। यदि ये फैक्ट्री अपने ऑर्डर की साइज को चेंज करे, साल में 4 नहीं बल्कि EOQ से जो साइज निकले उससे ऑर्डर प्लेस करे, तो उसको कुछ सेविंग हो सकती है। द फर्म हैज कंपाइल्ड दैट फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2 कंपोनेंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का जो रॉ मटेरियल है उसके लिए जो खरीदना है, कंपोनेंट का यूजेस पर एनम दे रखा है, 30,000 और 48,000 कंपोनेंट यूज करना है। इसकी प्राइस प्रति यूनिट दी है। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट पर ऑर्डर दी है। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने पर 15 और 15 रुपये खर्चा आता है। कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट 20% होती है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर ए बजट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको बजट ऑफ प्रोडक्शन बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाने के बाद कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट का भी बजट बनाना है, और बाद में EOQ क्वांटिटी निकालनी है, EOQ ऑर्डर निकालना है, फिक्स द EOQ क्वांटिटी, और बाद में बताना है बेस्ड ऑन EOQ क्वांटिटी कैलकुलेट अबव, कैलकुलेट द सेविंग अराइजिंग फ्रॉम स्विचिंग। अभी तक आपका EOQ नहीं था, पर अब आप EOQ पे शिफ्ट हो गए। EOQ पे शिफ्ट होने से आपकी ऑर्डरिंग साइज बेटर हो गई, उससे आपकी टोटल कॉस्ट में सेविंग हो गई। वो आपसे पूछा है कि सेविंग कितनी हुई है, और उससे वर्किंग कैपिटल में कितनी सेविंग हुई है, और कॉस्ट में कितनी सेविंग हुई है। क्या EOQ आपका आता है? नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आता है तो घर पे कर लेना, करवाऊंगा मैं, पर कितनी मेहनत करूं EOQ पे मैं सोच रहा हूं। एक तो ये है कि बस मैं EOQ का यूज बता दूं कि हाँ EOQ कैसे होता है, सीधे से बता दिया हूं। और एक EOQ क्योंकि आप जानते हैं EOQ समझाना पॉसिबल तो है नहीं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो पहला जो पूछा है आंसर ए, ये तो सिंपल है, प्रोडक्शन बजट। और फिर दूसरा पूछा है उसी में रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट, कि कंपोनेंट कितना कितना चाहिए उसका बताओ। तो पहले आंसर ए निकाल लेते हैं। क्या पूछा है? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट, हाँ प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन किस किस का होगा? ए और बी का, और साथ में किसका होगा? आर का भी तो होगा। अब ए और बी का सेल्स, पर हम ए बी के साथ आर रख नहीं सकते क्योंकि इसकी सेल होती नहीं है। पहले ए बी का निकाल ले। ए बी की सेल इन यूनिट्स निकलेगा। ये सेल कितनी कितनी? 8,000 और 15,000। एड क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना? 1,000 का क्लोजिंग और लेस ओपनिंग कर दो। 3,000 और ये आ गया प्रोडक्शन। नो 6,000 और 12,000।
ये आ गया प्रोडक्शन इन यूनिट्स। और बी की एक यूनिट में कितना आर लगता है? बी की एक यूनिट में कितना आर? आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। बी के लिए लगता है ना आर। बी कितना बनाना है? 12,000। अच्छा, 2 यूनिट लगता है क्या? 12,000 यूनिट बी की, 12,000 यूनिट बी की, और इस पर इंटू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑफ आर। कितना? 24,000 आर रिक्वायर्ड है। तो जितना रिक्वायर्ड है वही तो हमें प्रोड्यूस करना है। जितना आर हमें रिक्वायर्ड है, 12,000 यूनिट बी की बनाएंगे और एक यूनिट में 2 यूनिट आर की लगेगी, तो हमें आर कितना चाहिए? 24,000 आर चाहिए। क्या आर का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है? क्या आर का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है? तो जब 24 चाहिए तो बनाएंगे भी कितना? तो ये उसका क्या हो गया? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ आर, प्रोडक्शन ऑफ आर 24,000 यूनिट्स। 24,000 आर बनाएंगे, ए कितना बनाएंगे, बी कितना बनाएंगे और आर कितना बनाएंगे। ये हमने प्रोडक्शन बजट बना लिया तीनों का। अब हमसे पूछा है रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट। हमको पूछा है रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा कंपोनेंट कौन कौन से खरीदना है? कंपोनेंट पी एंड इसी की पूछ रहे हैं। कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पूछिए, ये भी हम निकालेंगे यूनिट्स में, इन यूनिट्स। कंपोनेंट पी और आर क्यू की रिक्वायरमेंट, मतलब इसका यूजेस कितना है। रिक्वायरमेंट मतलब हमें कितना रिक्वायर्ड है, कितना चाहिए, जितना चाहिए वो निकालो। अच्छा, प्रोडक्ट ए है, ए कितना बनाना है हमको? 6,000 यूनिट। बी कितना बनाना है? 12,000 यूनिट। और आर कितना बनाना है? 24,000 यूनिट बनानी है आर की। इनको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो निकाल लो। ये हमारा प्रोडक्शन है ए बी आर। ए की हमें बनाना है 6,000 यूनिट, बी बनाना है 12,000 और आर बनाना है 24,000। बी के 12 के लिए आर 24 चाहिए। अब पहले ए के लिए पी कितना लगता है? एक यूनिट में एक, तो 6,000 में 6,000 चाहिए। इसी ए की बात करें, ए के लिए क्यू कितना लगता है? तो 6,000 के लिए 12,000। बी के लिए 12,000 के लिए पी कितना? तो 24,000। और ये एक के लिए एक, तो 12 हो गया। अच्छा, आर के लिए पी की जरूरत नहीं है, आर के लिए पी नहीं, लेकिन आर के लिए क्यू लगता है। कितना क्यू? एक के बदले एक, एक आर के लिए एक क्यू, तो 24,000 आर के लिए 24,000 क्यू लगते हैं। बस टोटल निकाल लो, 30,000। और ये क्वेश्चन दे रखा था, देखिए आप 30 और 48 क्वेश्चन दे रखा था एनुअल यूजेस। देखिए आपको क्वेश्चन में ए और इस पी और क्यू का एनुअल यूजेस दिया था, उसी का उन्होंने ब्रेकअप पूछा है कि 30,000 और 48 किस तरह से चाहिए। ये आ गया यूजेस, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। ये आगे रिक्वायरमेंट 30,000 और 48,000। अब क्या पूछा? ईओ क्यू। आंसर सेकंड बी, ईओ क्यू। फॉर्मूला 2 into annual requirement into cost per order, ordering cost per order, ordering cost per order divided by carrying
कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बराबर, यह है फॉर्मूला। यूज करेंगे 2 इंटू, अच्छा ये करना पड़ेगा फॉर पी, पी के लिए अलग, फॉर पी कंपोनेंट पी के लिए 2 इंटू इसकी एनुअल रिक्वायरमेंट थी 30,000 यूनिट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, इसकी 15 है, इसकी कैरिंग कॉस्ट 20% है। 20% किसका, इसकी लागत क्या है, इसकी परचेस प्राइस क्या है पी की, 2 रुपया, 2 रुपया इसकी लागत है पी की, और उसकी होल्डिंग कॉस्ट 2 रुपए का 20%, क्या ये समझाना पड़ेगा, 2 रुपए इस पी की कॉस्ट प्रति यूनिट है, उस पर 20% होल्डिंग कॉस्ट आती है। 20% किसका, 2 रुपए का, कितना हुआ 2 रुपए का, ₹2 का 20%, यह आ गई होल्डिंग कॉस्ट, जो प्रतिशत में थी वो रुपीस में आ गई, 40 पैसा पर यूनिट पर एनम। आंसर क्या आया, 1500 कंपोनेंट, क्यू आ गया पी का। ऐसा ही फॉर क्यू, 2 इंटू 48,000 इंटू इसकी भी होल्डिंग, इसकी भी ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपये ही है, इसकी होल्डिंग कॉस्ट तो 20% है, 20% किसका, 80 रुपए का, 80 पैसा है, इसका 20%, हाँ 0.16, 80 पैसे का 20%, 3000 कंपोनेंट क्यू आ गया। इसके बाद सेविंग, सेविंग पूछी है, सेविंग ड्यू टू क्यू। अब ये समझाने में मुझे तकलीफ आएगी, पसीने तो नहीं बोल सकता हूं। देखिए इसमें मैं पहले लेता हूं पी के लिए, फॉर पी, अदर देन क्यू, यदि क्यू पे ये नहीं चले, अब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये क्यू पे न चले तो आपको मालूम है साल भर की रिक्वायरमेंट थी ना 30,000, साइज ऑफ ऑर्डर क्या होगी, साइज ऑफ ऑर्डर 30,000 हमारी वार्षिक आवश्यकता है, ये वो मंगाने वाले हैं 4 ऑर्डर्स में, 4 ऑर्डर्स एक बार में कितना मंगाएंगे, 7,500 कंपोनेंट, और वैसे भी 12 महीने की इतनी आवश्यकता, तो 3 महीने की कितनी आवश्यकता, वो 3 महीने की रिक्वायरमेंट एक बार में मंगाते थे, मतलब पहले 7,500 का एक ऑर्डर देते थे। अब यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आया करती थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की 15 रुपया, ऐसे कितने ऑर्डर होते थे, 4 ऑर्डर होते थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई 60 रुपीज, इसको लिखा 1 2, होल्डिंग कॉस्ट, यहां आईपीसीसी का बेसिक फंडा जो मैं आपको समझा नहीं सकता, जितना साइज ऑर्डर होता है, जितना साइज ऑर्डर होता है उसका आधा होता है एवरेज स्टॉक। यदि मैं ऑर्डर 7.5 का दिया, मैं थोड़ा सा बताऊं, यदि आपने ऑर्डर 7.5 का दिया तो डिलीवरी कितने की आई 7.5 की, पहले दिन स्टॉक कितना है 7.5, अगले दिन कम, फिर कम करते करते एक दिन जाएगा 0 पे, तब फिर नया 7.5 आ जाएगा। तो आपके यहां 7.5 कितने दिन रहा, 7,500 सिर्फ एक दिन, अगले दिन कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम करते करते 0, तो ऑन एन एवरेज आपके यहां स्टॉक कितना रहा,
क्या आपके यहाँ पूरे 3 महीने 7.5 चलता रहा? आप 3 महीने में एक बार मंगाते हो, पहला महीना शुरू हुआ 7.5 मंगा लिया, कब तक चलेगा ये माल? 3 महीने कच्चा माल चलेगा, 3 महीने बाद फिर से मंगाओगे 7.5, 3 महीने, पहले दिन 7.5, करते 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 जीरो आएगा ना। तो बताइए आपके होल्डिंग कॉस्ट क्या 7.5 पे लगेगी? 7.5 तो स्टॉक किस दिन रहा? सिर्फ एक दिन, तो उस पर थोड़ा होल्डिंग कॉस्ट लगेगी। जो ऑन एन एवरेज आपके यहाँ स्टॉक रहता है उस पर लगती है होल्डिंग कॉस्ट। तो 7.5 यदि आपने मंगाया तो उसका आधा स्टॉक में रहता है। आपको रूल याद होगा कि जितना हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका आधा स्टॉक में रहता है। तो हमारा एवरेज स्टॉक कितना आया? 7.5 का आधा, ये तो एवरेज स्टॉक आया। इस पर होल्डिंग कॉस्ट 2 रुपए का 20%, एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट 24 पैसा आती है। तो 3,750 यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट क्या आई होगी? 1500। तो कुल कॉस्ट कितनी आ गई? 1560। यह है टोटल कॉस्ट इन एग्जिस्टिंग ऑर्डरिंग साइज। जो वर्तमान ऑर्डरिंग साइज है उसमें कॉस्ट 1560 आती है। अब क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट अंडर EOQ। इसको मैं बोल देता हूं ए और ये निकालता हूं बी। ए में से बी घटा कर देख लेंगे सेविंग क्या। इसमें आपको जो टोटल कॉस्ट निकालनी है उसका फॉर्मूला है 2 इंटू ए इंटू, ध्यान है आपको, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू कैरिंग कॉस्ट, वही पर एनम। जो आप कैरिंग कॉस्ट नीचे रखते थे बस उसको आपको क्या करना है? ऊपर रखना है। जो कैरिंग कॉस्ट नीचे रखते थे उसको ऊपर रख दो तो ये निकल जाती है टोटल कॉस्ट। 2 इंटू 30,000 इंटू 15 रुपया इंटू 24 पैसा, नहीं 20, हाँ 2 रुपए का 20%, 40 पैसा, हाँ 40 पैसा। कितनी आई? 600 आती है, इक्वल टू 600। जो कॉस्ट 1560 आया करती थी वो घटकर 600 रह गई है। तो सेविंग कितनी आ गई? सेविंग इन पी, इन कंपोनेंट पी, ए माइनस बी कितना आया? 960 की सेविंग है पी में। मैं EOQ की सी जो हमने निकाली ना, बगैर फॉर्मूले के निकाल के बताऊं क्या? ये तो फॉर्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, बताऊं क्या? विदाउट फॉर्मूला भी देख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपकी साइज ऑर्डर निकालनी पड़ेगी। पहले साइज ऑर्डर क्या थी? 1500। आपको 30,000 मंगाने के लिए 1500 वाले कितने ऑर्डर? 30,000 मंगाने के लिए 1500 वाले 20 ऑर्डर। एक ऑर्डर का खर्चा 20 तो हुए ऑर्डर और प्रति ऑर्डर 15, 300 क्या आ गई? और आप जानते हैं EOQ पर ऑर्डरिंग और होल्डिंग बराबर होती है, पर फिर भी मैं निकाल के बता दूंगा। यदि आपकी ऑर्डरिंग साइज 1500 है तो स्टॉक 750 यूनिट का रहेगा ना। आपने ऑर्डर 1500 का दिया, जितना आपका ऑर्डर होता है उससे आधा स्टॉक रहता है, अभी भी बताया था मैंने। तो 750 इंटू 0.40 आपकी होल्डिंग कॉस्ट है प्रति यूनिट। 300 ऐसे भी आ सकती है आपकी ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग मिलाकर 600। कुछ याद आया IPC? ऐसे ही किसका निकालना है? Q का निकालना है। Q का निकाल लेते हैं, ये निकालना है, कर लेंगे Q का कंफर्म। बस भागना इसलिए कल थ्योरी क्लास है 12:30 से 2:30। पर FM वालों के हिसाब से रखा होगा ना ये।